आप ये स्टोरी सुन रहे हैं ड्रीम स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। अगले सुबह लोहा सिंह के सिर में भयानक दर्द हो रहा था। उसे कल की बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। अगर उसका दिमाग अभी इतना साफ ना होता तो वो सोचता कि आर्यन और बाकी लोगों के साथ हुई वो बातचीत बस एक सपना थी। कुछ ही दिनों में पत्थर की दीवार खड़ी करना नामुमकिन। लेकिन आर्यन को इतना भरोसा था कि उसने लोहा सिंह और बाकी कारीगरों को ये कंक्रीट बनता देखने के लिए बुलाया था। जैसे ही सूरज निकला, सारे कारीगर गांव के बाहरी हिस्से में जमा हो गए। यहां काम जोरों पर था। आर्यन, बाली, लोलो काका और बाकी वानर इंजीनियर वहां मौजूद थे। जमीन पर लोहे की छड़ें बिछाई गई थी। बीच में एक अजीब सी लोहे की मशीन थी जो एक ड्रम जैसी लग रही थी और बिजली से लगातार घूम रही थी। घुर्र घुर्र। क्या कंक्रीट उस लोहे के अंदर है? लोहा सिंह ने पूछा। आर्यन ने सिर हिलाया। कारीगरों ने पूछा, ये घूम क्यों रहा है? बाली ने जवाब दिया, बॉस ने सिखाया है, अगर इसे घुमाएंगे नहीं तो ये बहुत जल्दी जम जाएगा भेड़ू। कारीगरों के चेहरे पर शक साफ दिख रहा था। कंक्रीट इतनी जल्दी सूख जाता है? ये तो मजाक लग रहा था। आर्यन ने इशारा किया, काम शुरू करो। वानर इंजीनियरों ने अपना काम शुरू किया। उन्होंने कंक्रीट का मसाला जमीन पर डाला। छपाक। बाली ने अपनी स्किल यूज की और हवा में एक नक्शा बना दिया, जिससे बाकी मजदूरों को काम करने में आसानी हो गई। वानर इतनी रफ्तार और सफाई से काम कर रहे थे कि कारीगर बस मुंह खोले देखते रह गए। उन्हें एक दूसरे से बात करने की भी जरूरत नहीं थी। सब कुछ इशारों में हो रहा था। 1 घंटे के अंदर वो हिस्सा कंक्रीट से भर गया। भाई साहब, ये स्पीड तो चीते की है, एक कारीगर बोला। लोहा सिंह आर्यन के पास गया और अपनी हार मान ली। आर्यन, तुम सही थे। तुम लोगों की रफ्तार का कोई जवाब नहीं। आर्यन मुस्कुराया। रुको जरा, सब्र करो, असली जादू तो अभी बाकी है। लोहा सिंह कंफ्यूज हो गया। क्या मतलब? इसे सूखने में तो टाइम लगेगा ना? आर्यन ने कहा, नहीं, हमें इंतजार करने की जरूरत नहीं, बस एक छोटा सा नुस्खा काफी है। आर्यन ने हाथ उठाया। उसकी माना गैदरिंग स्किल से उसने कंक्रीट के अंदर की रासायनिक क्रिया को देख लिया। उसने हवा में जादू चलाया। सन। कुछ ही सेकंड में गीला कंक्रीट पत्थर बन गया। आर्यन ने उस पर पैर पटका। खटाक। हो गया, उसने लोहा सिंह से कहा। लोहा सिंह को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और अपना भारी बूट उस कंक्रीट पर रखा। उसे लगा था कि पैर धंस जाएगा, लेकिन वो जमीन लोहे जैसी सख्त थी। उसने अपना पूरा वजन उस पर डाल दिया। ये सच है, वो बुड़बुड़ाया। सिर्फ कुछ ही घंटों में इन्होंने पत्थर से भी मजबूत चीज बना दी। बाकी कारीगर भी दौड़कर आए और कंक्रीट को ठोक बजाकर देखने लगे। अब उन्हें आर्यन की बात पर भरोसा हो गया था। अगर ये मुमकिन है तो वो सच में 2 दिन में दीवार खड़ी कर सकते हैं। लोहा सिंह को उम्मीद की किरण दिखी। इस कंक्रीट से कारीगरों का राज्य 1 महीने से भी कम में ठीक हो सकता है। उसने आर्यन की तरफ देखा। उसकी आंखों में विनती थी, हमारी मदद करो आर्यन, वो दीवार बनाने में हमारी मदद करो। आर्यन मुस्कुराया। ये पूछने वाली बात है क्या? कुछ ही देर में तैयारी शुरू हो गई। 10 वानर इंजीनियरों की टीम कारीगरों के राज्य जाने के लिए तैयार हो गई। आर्यन, लोहा सिंह और कुछ कारीगर एक अलग गाड़ी में बैठे। उनके पीछे कंक्रीट से लदी मोटर गाड़ियों का काफिला था। कुछ दिनों के सफर के बाद वो लोहा सिंह के टूटे हुए गांव में पहुंचे। लैंडस्लाइड ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था, लेकिन कम से कम कीचड़ अब सूख चुका था। आर्यन हवा में उड़ा और पूरे इलाके का मुआयना किया। नीचे उसके इंजीनियर और कारीगर हुक्म का इंतजार कर रहे थे। आर्यन ने सिर हिलाया। चलो शुरू करते हैं। देखिए अगला एपिसोड। निर्माण कार्य बहुत आसानी से आगे बढ़ा, जिसमें कारीगरों और वानरों ने मिलकर उस इलाके का सारा मलबा और कचरा साफ कर दिया। जब तक उनका काम खत्म हुआ, वो पूरी जगह जंगल के बीच एक गंजे सिर की तरह साफ हो चुकी थी। लोहा सिंह और बाकी कारीगरों का दिल थोड़ा भारी हो गया जब उन्होंने उस खाली जमीन को देखा जिसे वो कभी अपना घर कहते थे। लेकिन वो अब जा चुका था, वो इसे वापस नहीं ला सकते थे। आखिरकार उन्होंने एक दीवार का निर्माण शुरू किया जो 10 मीटर से ज्यादा ऊंची थी और एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक फैली हुई थी। उनका गांव एक गहरी घाटी में स्थित था, जो कारीगरों के राज्य की सुरक्षा के लिए एक बहुत ही नाजुक जगह थी। अगर घुसपैठिए इस तबाह हुए गांव से निकल जाते तो वो आसानी से बाकी राज्य में घुस सकते थे। लेकिन इस दीवार के साथ
वो घुसपैठियों की किसी भी कोशिश को नाकाम कर देते। अगर उन्हें राज्य में घुसना होता तो उन्हें पहाड़ों के खतरनाक रास्तों से होकर गुजरना पड़ता। इस दीवार को बनाकर लोहा सिंह और गांव वाले राज्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी कर देते, जिससे उन्हें आर्यन के गांव में रहने की आज़ादी मिल जाती। उन्होंने प्रोजेक्ट के लिए काफी कंक्रीट तैयार किया, जिसे गाड़ियों के पीछे लगे कंक्रीट मिक्सर में स्टोर किया गया था। आर्यन की देखरेख में सब कुछ मक्खन की तरह चला और दूसरे दिन के अंत तक वो एक 10 मीटर ऊंची दीवार बनाने में कामयाब रहे, जो किसी भी सेना को आसानी से कारीगरों के राज्य से गुजरने से रोक सकती थी। लोहा सिंह और कारीगर अब आधिकारिक तौर पर अपनी शपथ से आजाद थे। वहीं दूसरी तरफ कारीगरों के राज्य के अंदर कुछ कारीगर अनजान रास्तों पर पनाह ढूंढने के लिए निकल पड़े थे। लोहा सिंह के गांव की तरह इन कारीगरों ने भी उस भयानक लैंडस्लाइड में अपना घर खो दिया था, जिसने आधे राज्य को प्रभावित किया था। इस वजह से पूरे कारीगर समुदाय में भूखमरी और बेघर होने का संकट फैल गया। राजधानी, जहां राजा बीरू रहते थे, वहां इतनी भीड़ हो गई थी कि राज्य में बहुत अराजकता फैल गई थी। ये कारीगर राजधानी की समस्याओं को और बढ़ाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी अस्थायी पनाह ढूंढने के लिए बाहर जाने का फैसला किया। हालांकि वो अपना गांव फिर से बनाना चाहते थे, लेकिन उनकी भट्टियां और लोहारी का सामान सब लैंडस्लाइड में नष्ट हो गया था, और अगर उनके पास सही सामान होता भी तो उन्हें अपने गांव को ठीक करने से पहले राज्य की दीवारों को ठीक करने के लिए मजबूर किया जाता। कोई चारा न देख सभी आदमियों ने राज्य के बाहर एक बेहतर जगह खोजने का फैसला किया। कारीगरों के इस ग्रुप को पता था कि राज्य की सीमा पर अभी भी एक और गांव है, इसलिए उन्होंने सहयोग के लिए उस गांव से संपर्क करने की कोशिश की। लेकिन एक तबाह हुए गांव के अवशेष देखने के बजाय कारीगरों के इस ग्रुप ने घाटी के बीचों बीच एक खाली जगह देखी। वहां ना कोई मलबा था और ना तबाही के निशान, जैसे कि लैंडस्लाइड ने उस जगह को कभी हुआ ही ना हो। क्या राजा बीरू ने इस गांव को साफ करने का हुक्म दिया था? एक कारीगर ने पूछा। नहीं, वो तो राजधानी संभालना में बिजी हैं और मैंने सुना है कि वो सारे मजदूरों को दीवार बनाने में लगा रहे हैं। उनके पास इस गांव को साफ करने के लिए बंदे नहीं हैं, दूसरे कारीगर ने जवाब दिया। ग्रुप के पीछे खड़े एक और कारीगर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ये बात हजम नहीं होती, उसने अविश्वास में कहा। मैं 2 दिन पहले यहां आया था और ये जगह कीचड़ और मलबे से भरी हुई थी। बाकी कारीगरों को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। तुझे इतनी देसी शराब कहां से मिली कि तेरा दिमाग इतना खराब हो गया? 2 दिन में इतना सारा कचरा साफ करना नामुमकिन है, एक कारीगर ने कहा। नहीं, ये सच है, मैं उसके साथ था और जैसा वो कह रहा है वैसा ही था। वहां गांव के टूटे फूटे हिस्से भी थे, लेकिन अब सब गायब है। दूसरे कारीगर की गवाही सुनने के बाद बाकी लोगों को शक होने लगा। धीरे धीरे वो आगे बढ़े ये देखने के लिए कि उस गांव का क्या हुआ जो उनके राज्य की सीमा पर हुआ करता था। जैसे ही वो करीब आए, आखिरकार उन्हें वो दिखा, एक 10 मीटर ऊंची दीवार जिसका रंग दानेदार सफेद था, जो 2 पहाड़ों के बीच शान से खड़ी थी। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। न केवल पूरा लैंडस्लाइड जमीन से मिटा दिया गया था, बल्कि अचानक एक विशाल दीवार भी कहीं से प्रकट हो गई थी। जरूर किसी देवता ने हम पर तरस खाकर यह चमत्कार किया है, क्योंकि कोई इंसान, कारीगर या जीव 2 दिन से भी कम समय में इतना भव्य ढांचा नहीं बना सकता। ये तो पागलपन होगा। तभी एक कारीगर की नजर दीवार के पास बने एक साधारण लकड़ी के घर पर पड़ी। बगल में जलते हुए अलाव को देखकर उन्हें पता चल गया कि कुटिया में कोई है। वो धीरे धीरे उसके पास गए, जब तक कि उन्हें एक अकेला कारीगर अलाव पर मांस पकाते और कप में कुछ पीते हुए नहीं दिखा। जैसे ही वो पास आए, ज्यादातर लोगों ने उस अकेले कारीगर को पहचान लिया। लोहा सिंह, क्या ये तुम हो? उनमें से एक ने पूछा। लोहा सिंह ने ग्रुप का अपनी कुटिया में ऐसे स्वागत किया जैसे वो काफी समय से उनका इंतजार कर रहा हो। हाँ, मैं ही हूं, अंदर आओ और आराम से बैठो, लोहा सिंह ने कहा। सारे कारीगर उसकी कुटिया में घुस गए और तुरंत सवालों की बौछार कर दी। हमें बताओ कि यहाँ क्या चल रहा है? तुम्हारा गांव बिना किसी निशान के कैसे गायब हो गया? बाकी लोगों को क्या हुआ? और वो पत्थर की दीवार कहां से आई? उन्होंने लोहा सिंह से पूछा। जवाब में लोहा सिंह मुस्कुराया और सावधानी से उन्हें सब कुछ समझाया। कैसे वो आर्यन से मिला और कैसे उस इंसान ने उन सबको बंजर जमीन में अपने गांव आने का न्योता दिया। वो उनके साथ पूरी तरह ईमानदार था, उन्हें सिर्फ सच बता रहा था। आखिरकार उसके यहाँ रुकने की असली वजह तो यही मुलाकात तो थी। वो और ज्यादा कारीगरों को आर्यन के गांव में रहने के लिए आमंत्रित करना चाहता था। देखिए अगला एपिसोड। क्या सच में ऐसी कोई जगह है? ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा लग रहा है।
एक कारीगर ने शक जताया। और तुम कह रहे हो कि उन्होंने वो विशाल दीवार 2 दिन में बना दी? नामुमकिन। लोहा सिंह, कहीं लैंडस्लाइड ने तुम्हारा स्क्रू तो ढीला नहीं कर दिया? जाहिर है कारीगरों को लोहा सिंह की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। बंजर जमीन में जन्नत, ये हकीकत से ज्यादा कोरी बकवास लग रही थी। अगर मेरा दिमाग हिला हुआ है भाइयों, तो फिर वो सामने खड़ी दीवार भी मेरा वहम है क्या? लोहा सिंह ने सीना तान कर कहा। जो मैंने कहा वो उतना ही सच है जितना ये बात कि हमारे खून में देसी शराब दौड़ती है। कारीगर अभी भी पशोपेश में थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि एक बार चलकर देख ही लेते हैं। अगर ये लोहा सिंह का पागलपन निकला तो उसका इलाज करवा देंगे। ठीक है, ले चलो हमें अपने उस रेगिस्तान के नखलिस्तान में, उन्होंने कहा। लोहा सिंह ने संतोष से सिर हिलाया। उसे 100% यकीन था कि एक बार वहां पहुंच गए तो ये गांव के तौर तरीकों के दीवाने हो जाएंगे। सच तो ये था कि लोहा सिंह को थोड़ी गिल्ट भी हो रही थी। वो बियर और बेसबॉल के मजे ले रहा था, जबकि बाकी कारीगर मुसीबत में थे। ये नाइंसाफी थी। हमें तुरंत बंजर जमीन की तरफ निकलना चाहिए। वैसे भी पैदल जाने में 1 महीना तो लग ही जाएगा, कारीगरों ने कहा। लेकिन लोहा सिंह जानता था कि गांव पहुंचने का एक बहुत तेज तरीका है। उसने अपने पैरों की परछाई में देखा और एक जादुई मंत्र बुड़बुड़ाया। लड्डू लड्डू लड्डू। सन। अचानक परछाई से एक बैंगनी चिपचिपा स्लाइम बाहर निकला और लड्डू का रूप ले लिया। आपने याद किया लोहा सिंह उस्ताद? लड्डू ने पूछा। हाँ लड्डू भाई, लोहा सिंह ने इज्जत से जवाब दिया। चूंकि लड्डू पर एनिमे का भूत सवार था, उसे भाई या उस्ताद कहलाना पसंद था और लोहा सिंह उसकी इज्जत करता था। हमें गांव जाने के लिए मोटर गाड़ियां चाहिए, लोहा सिंह ने बाकी कारीगरों को लड्डू से मिलवाते हुए कहा। हो जाएगा, अभी भेजता हूं। और जैसा लड्डू ने कहा था, कुछ ही घंटों में दीवार की दूसरी तरफ गाड़ियां खड़ी थीं। नए कारीगरों की आंखें फटी की फटी रह गईं। बिना घोड़ी की गाड़ी की कहानी सच निकली। अभी अपने होश मत खोना, अभी तो पूरा गांव देखना बाकी है, लोहा सिंह ने हक्के बक्के कारीगरों से कहा। उसने उन्हें गाड़ी में बिठाया, लेकिन खुद नहीं गया। उसने वहीं दीवार के पास रुककर बाकी भटकते हुए कारीगरों को रास्ता दिखाने का फैसला किया। गांव पहुंचते ही वहां पहले से रह रहे कारीगरों ने नए मेहमानों का जोरदार स्वागत किया। सबसे पहले उन्हें रहने के लिए घर दिए गए, जिनमें बिजली और नल का पानी मौजूद था। सेट होने के बाद नए कारीगरों को गांव का टूर कराया गया। खेत, रहने की जगह, पब्लिक हॉट स्प्रिंग्स और सबसे जरूरी जगह बेसबॉल का मैदान, जहां कुछ कारीगर वानरों के साथ खेल रहे थे। कारीगरों ने अपनी बेसबॉल टीम बना ली थी, खदान के खिलाड़ी, और वो वानरों को कड़ी टक्कर दे रहे थे। उनका कद छोटा था, इसलिए उनका स्ट्राइक जोन भी छोटा था, जिससे वानर पिचर्स को पसीना आ जाता था। अरे वाह, नए रंगरूट आ गए, टीम के कप्तान ने चिल्लाकर कहा। आ जाओ, वार्म अप करो, इस बार हमें खूंखार बावर्ची को हराना है। एक दिन के अंदर ही नए कारीगर समझ गए कि लोहार सिंह इसे दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह क्यों कहता था। यहां सब कुछ मुफ्त था, घर, पानी, बिजली, खाना। उन्हें बस जिंदा रहने की चिंता छोड़कर जिंदगी जीने का मौका मिल रहा था। सबसे अच्छी बात यह थी कि हर कोई इस जन्नत को बनाए रखने के लिए काम करता था, चाहे वो लोहारी हो, क्राफ्टिंग हो या बियर बनाना। एक कारीगर ने तो रात में पीने के लिए एक देसी बार बनाने का आइडिया दिया था। आर्यन की मंजूरी मिलते ही उसने बाली के साथ मिलकर एक शानदार अड्डा बना दिया। ये वो जगह बन गई जहां रात को सब जमा होते, बियर पीते और एक दूसरे के खराब खेल का मजाक उड़ाते। गट गट गट। मुझे पता है मेरे पिताजी मुझे इसके लिए जूते मारेंगे, लेकिन ये बियर एल से ज्यादा टेस्टी है, एक ने कहा। सच कहूं तो इस ठंडी बियर को चखने के बाद मैं भी तुमसे सहमत हूं। यही तो जिंदगी है भाई, बेसबॉल खेलो और ठंडी बियर पियो, एक कम दाढ़ी वाले कारीगर ने कहा, जिसका नाम बाल्मिक था। तू रहने दे बाल्मिक, तुझे आए हुए 2 दिन हो गए और तूने अभी तक गांव के लिए ढेला भर काम नहीं किया, उसके दोस्त ने मजाक उड़ाया। आसपास बैठे वानर और कारीगर खिलखिलाकर हंस पड़े। मैं ढूंढ रहा हूं कि मैं किसमें अच्छा हूं, बाल्मिक ने सफाई दी, लेकिन मुझे इस बियर को पीने के अलावा कोई और टैलेंट नजर ही नहीं आता। तभी एक कारीगर के दिमाग की बत्ती जली। अगर तुम्हें ये इतनी पसंद है तो तुम इसे कारीगरों के राज्य में जाकर बेचते क्यों नहीं? देखिए अगला एपिसोड। बाल्मिक झटके से खड़ा हुआ। खटाक, टेबल हिल गई और सारी ड्रिंक्स गिर गईं, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। उसकी आंखों में नोटों की चमक थी। तुम सही कह रहे हो, ये बियर हमारे राज्य में आग लगा देगी। अगर मैं इसे अपने जान पहचान वालों को बेचूं तो गांव में पैसों की बारिश हो जाएगी। अब तो पैसा ही पैसा होगा। उसने एक पल की भी देरी नहीं की और आधी रात को ही आर्यन के घर पहुंच गया।
गनीमत थी कि आर्यन अभी भी जाग रहा था और अपने किसी प्रोजेक्ट में बिजी था। उसने बाल्मीक का स्वागत किया और उसका प्लान सुना। तुम कारीगरों के राज्य में बियर बेचना चाहते हो, लेकिन मैंने सुना है कि वहां बाहरी सामान बेचना सख्त मना है। आर्यन ने पूछा। ये बात सबको पता थी कि कारीगरों का राज्य किसी भी फेरी वाले को अंदर घुसने नहीं देता। यहां तक कि यशवंत रघुवंशी जैसा बड़ा व्यापारी भी वहां अपनी दाल नहीं गला पाया था। जी बॉस, वो तो है, लेकिन हर नियम में एक चोर दरवाजा होता है, बाल्मीक ने शातिर मुस्कान के साथ कहा। वहां एक ब्लैक मार्केट है जहां चोरी छिपे बाहरी दुनिया का सामान बिकता है। आर्यन ने सोचा, क्या ये रिस्की है? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम ये कर पाओगे? बाल्मीक ने गर्व से अपनी छाती ठोकी। बॉस, मैं ब्लैक मार्केट का पुराना खिलाड़ी हूं। अच्छी शराब की तलाश में मैंने वहां कई चक्कर काटे हैं और मेरा दावा है कि ये बियर वहां हाथों हाथ बिक जाएगी। आर्यन को ये आइडिया जम गया। वो हमेशा से वहां अपना रीबॉर्न का बिजनेस फैलाना चाहता था, लेकिन कस्तूरी इंसान थी, इसलिए उसे एंट्री नहीं मिलती। पर बाल्मीक तो घर का भेदी है। मुझे तुम्हारा आइडिया पसंद आया, आर्यन ने तारीफ की। मैं चाहता हूं कि तुम कस्तूरी, अनन्या और लोलो काका के साथ मिलकर काम करो। कस्तूरी बोतलें और पैकेजिंग का सामान लाएगी। हमें बियर के लिए और ज्यादा जौ की जरूरत पड़ेगी, इसलिए अनन्या खेतों को बढ़ाएगी और लोलो काका सही मजदूरों का इंतजाम करेंगे जो बियर बनाने, पैक करने और राज्य तक पहुंचाने में मदद करेंगे। जब माल वहां पहुंच जाएगा तो बेचने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। बाल्मीक का उत्साह 7वें आसमान पर था। उसने सैल्यूट ठोका। काम हो जाएगा सर, सिस्टम फाड़ देंगे। वो कमरे से बाहर जाने ही वाला था कि उसे कुछ याद आया। अरे सर, एक बात तो रह गई, हम बियर के बदले क्या लेंगे? आर्यन थोड़ा कंफ्यूज हो गया। क्यों? क्या कारीगरों के राज्य में अशर्फियां नहीं चलती? चलती हैं सर, लेकिन ब्लैक मार्केट का हिसाब अलग है। वहां ज्यादातर चीजें बाहर की होती हैं, इसलिए कारीगर अशर्फियों के बजाय बार्टर सिस्टम यानी सामान के बदले सामान पसंद करते हैं, बाल्मीक ने समझाया। कुछ लोग रत्न, जेवर, हथियार या पत्थर का काम देते हैं, लेकिन ब्लैक मार्केट में सबसे हॉट आइटम वो है जिसे पूरी दुनिया पाना चाहती है। मिसाल के तौर पर गंधर्व मदिरा के बदले वहां एक खास धातु मिलती है जिसे हम दमिशक कहते हैं। ये धातु सिर्फ हम कारीगर ही बना सकते हैं। इसी वजह से दमिशक लोहा बाहर की दुनिया के लिए बेशकीमती है। दमिशक? आर्यन की दिलचस्पी बढ़ गई। बाल्मीक के स्वर में कारीगरों वाला गर्व आ गया। जी सर, ये दुनिया का सबसे मजबूत लोहा है, लेकिन स्टील या लोहे से भी हल्का है। इसके गुण इसे दुनिया की सबसे डिमांडिंग चीज बनाते हैं। आर्यन का दिमाग तेजी से चलने लगा। अगर ये सच है तो वो अपने सारे आविष्कारों को दमिशक लोहे से अपग्रेड कर सकता है। उसने तुरंत ऑर्डर दिया, जितना हो सके उतना दमिशक लोहा उठा लाओ। जो हुक्म मेरे आका। दिन बीतते गए। लोहा सिंह अब भी दीवार के पास रुककर नए कारीगरों को भर्ती कर रहा था। दूसरी तरफ बाल्मीक और वानरों ने दिन रात एक करके बियर का प्रोडक्शन शुरू कर दिया। इसका नाम रखा गया रीबॉर्न बियर। आर्यन ने और भी गाड़ियां बनाईं और आखिरकार बियर की पहली खेप लेकर ट्रकों का काफिला कारीगरों के राज्य की तरफ निकल पड़ा। कुछ दिनों बाद वो पहाड़ों में छिपी एक खुफिया गुफा के पास पहुंचे। यही था कुख्यात ब्लैक मार्केट। बाल्मीक गुफा में घुसा। अंदर का नजारा किसी मछली बाजार जैसा था। कारीगर चिल्ला चिल्ला कर अपना सामान बेच रहे थे। ले लो बाहर का माल। लेकिन बाल्मीक ने चिल्लाने के बजाय एक अलग चाल चली। उसने चुपचाप एक टेबल लगाई, उस पर ठंडी बियर की बोतल रखी और मजे से पीने लगा। गट गट गट। कुछ ही सेकंड में मछली जाल में फंस गई। भाई, ये क्या पी रहे हो? एक राहगीर कारीगर ने ललचाई नजरों से पूछा। बाल्मीक ने कप में बियर को नचाया और मुस्कुराया। ओ, इसे कहते हैं ठंडी बियर। एक घूंट लगाओगे? देखिए अगला एपिसोड। उस जिज्ञासु कारीगर ने बियर का पहला घूंट भरा और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। गट गट गट। ठंडी बियर गले से उतरते ही उसने ऐसी राहत की सांस ली कि आसपास के लोग बाल्मीक की टेबल की तरफ खिंचे चले आए। बाल्मीक ने भी दिल खोलकर सबको फ्री में चखाया और जैसा सोचा था वो सब इस नए स्वाद के दीवाने हो गए। ये कारीगर भारी भरकम गंधर्व मदिरा पीने वाले थे, इसलिए बियर उन्हें रेगिस्तान में पानी जैसी लगी। वो रुक ही नहीं पा रहे थे। भीड़ चिल्लाने लगी, भाई ये रीबॉर्न बियर तो गजब है। 1 क्रेट बियर के बदले मुझसे 1 क्रेट शुद्ध स्टील ले लो। दूसरा चिल्लाया, मैं 10 क्रेट के लिए कीमती जवाहरात देने को तैयार हूं। बाल्मीक चूर बाजार का इकलौता ऐसा दुकानदार था जिसके पास ग्राहक खुद चिल्ला चिल्ला कर सामान मांग रहे थे। जलवा है हमारा।
ये एक वायरस की तरह फैल गया। आर्यन का फ्री सैंपल वाला आइडिया काम कर गया था। मुफ्त की एक बोतल ने उन्हें पूरा क्रेट खरीदने पर मजबूर कर दिया। मैं तुम्हारा पूरा स्टॉक खरीद लूंगा, एक ने कहा। ये चीटिंग है, मुझे भी चाहिए, दूसरे ने धक्का दिया। वहां बोली लगने लगी। बाल्मीक ने हाथ उठाया और कहा, रुको जरा, सब्र करो। हम बियर के बदले कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हमारी पहली पसंद सिर्फ एक चीज है, दमिश्क लोहा। भीड़ में सन्नाटा छा गया। फिर शोर मचा। मेरे पास है, 1 क्रेट के बदले 1 किलो दमिश्क। मैं 100 किलो अभी दे सकता हूं। रुको भाई, मैं अपनी भट्टी से लेकर आता हूं, मेरे लिए बचा कर रखना। बाल्मीक मुस्कुराया। धंधा चल पड़ा था। कुछ ही घंटों में बाल्मीक का पूरा स्टॉक साफ हो गया। आर्यन ने नियम बनाया था कि एक बंदे को 10 क्रेट से ज्यादा नहीं मिलेगा, ताकि बियर ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और वही हुआ। अगली ही रात राज्य के अड्डों यानी देसी बार्स में रीबॉर्न बियर चमकने लगी। अड्डे में एक कारीगर ने पूछा, भाई ये नई बोतल क्या है? ये मदिरा तो नहीं लगती? उसके दोस्त ने नाम पढ़ा। रुको, रीबॉर्न बियर, मैंने सुना है ये आजकल बहुत चर्चा में है, बड़े बड़े रईस इसके पीछे पागल हैं। उसने बोतल खरीदी, 1 घूंट पिया और वहीं फ्लैट हो गया। बेटर, और लाओ, ये तो चमत्कार है। बेटर ने इधर उधर देखा और फुसफुसाया, अफवाह है कि अगर तुम्हें ये बियर चाहिए तो बंजर जमीन जाओ, वहां एक जन्नत है। ये सुनकर बाकी कारीगरों की आंखें फटी रह गईं। रेगिस्तान में जन्नत? बेटर ने कहा, मेरा एक दोस्त वहां होकर आया है, वो तारीफ करते नहीं थक रहा। बस फिर क्या था, कारीगरों के झुंड उस जादुई गांव को देखने निकल पड़े। आर्यन का गांव अब सिर्फ वानरों का नहीं, बल्कि दुनिया भर के कारीगरों का अड्डा बनने लगा था। उधर बाल्मीक वापस गांव लौटा। उसके पीछे गाड़ियों का काफिला था, जो चांदी और काले रंग के रहस्यमयी लोहे से लदी थीं। दमिश्क लोहा। शायद पहली बार किसी ने इतनी बड़ी मात्रा में दमिश्क की स्मगलिंग की थी, और वो भी एक 10 साल के बच्चे के लिए। बाल्मीक ने गर्व से कहा, ये रहा सारा माल बॉस, जितना दमिश्क जमा कर सकता था ले आया। आर्यन ने उस कीमती ढेर को देखा। बहुत बढ़िया काम किया बाल्मीक, आर्यन ने उसकी तारीफ की। अब बारी है मेरी इस लोहे का असली इस्तेमाल करने की। आर्यन के पास दुनिया का सबसे मजबूत लोहा आ गया है। अब वो कौन सा नया आविष्कार करेगा? देखिए अगला एपिसोड। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस कहानी को बिना किसी डिस्टर्बेंस के एक प्रॉपर पॉडकास्ट की तरह एंजॉय करना चाहते हैं, तो मैंने इसे अब YouTube म्यूजिक पर भी अपलोड कर दिया है। बस वहाँ सर्च करें ड्रीम स्टोरी, या फिर आप डायरेक्टली YouTube से भी वहाँ जा सकते हैं। वहाँ क्वालिटी और भी शानदार है, ज़रूर सुनिए। अगर आपने इस कहानी को यहाँ तक सुना है, तो उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। सच कहूँ, आपका सपोर्ट ही मुझे ऐसी और कहानियाँ बनाने का मोटिवेशन देता है। और हाँ, कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। मैं इस कहानी में और क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, मुझे ज़रूर बताएं, ताकि आपका अगला एक्सपीरियंस इससे भी बेहतर हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।